हेलो स्टूडेंट्स, परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट टॉपिक में जो वीडियो था मेरा, उसमें हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या है, उसके कन्वर्जन कैसे होते हैं, उसमें बाइनरी एडिशन वगैरह भी आ जाए तो कैसे उन्हें परफॉर्म करना होता है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जो टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, इससे जुड़े हुए भी कई क्वेश्चन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सराउंडिंग में जो सारी चीज़ें हैं, जितने भी मशीनें वगैरह होती है वो सारी कंप्यूटर की कैटेगरी में नहीं आती हैं। वो मशीनें हमारी कंप्यूटर की कैटेगरी में आती हैं जो IPOS की साइकिल को काम में आती है। यानी कि IPOS यानी S यानी स्टोर भी करना उसको। ठीक है, जो इनपुट आप दे रहे हो, जो प्रोसेस हो रही है, उसके रिजल्ट को सेव करके भी रखना जिस मशीन में पॉसिबल होता है, वही हमारी कंप्यूटर की कैटेगरी में आती है। तो इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि IPO तो साइकिल हर एक मशीन पे काम आती रहती है, तो सारी मशीनें कंप्यूटर नहीं होती हैं। जो मशीनें इलेक्ट्रिक भी हैं प्लस उनमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी है, तो वो हमारी कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आती है। आज जो हम लोग प्रकार की बात करते हैं, तो ये जो प्रकार मैं आपको बताऊँगी, तो ये क्या है कि आपके आसपास सराउंडिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है। पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है अपने आकार के आधार पर। आकार के आधार पर अगर हम लोग देखें तो हमें कई तरीके के छोटे बड़े कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, तो उसी को हम लोग कंप्यूटर समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, तो हमारे पास छोटे बड़े आकार के हिसाब से बहुत सारे कंप्यूटर हैं। तो आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। संरचना के आधार पर कंप्यूटर के जो इंटरनली वर्किंग होती है, अंदर वो किस तरीके से काम करता है, उसके आधार पर भी कंप्यूटर को अलग विभाजित किया हुआ है। और उद्देश्य के आधार पर, यानी कि किस तरीके के पर्पज़ के लिए, किस काम के लिए उस कंप्यूटर को बनाया गया है, उस आधार पे भी हम लोग कंप्यूटर को अलग से परिभाषित करते हैं, उसको अलग से उसका प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके 2 ही उद्देश्य हो सकते हैं, एक जनरल उद्देश्य और एक अपना स्पेशल उद्देश्य। ठीक है, जनरल उद्देश्य यानी कि सामान्य उद्देश्य। ऐसे कोई कंप्यूटर हैं, ऐसी मशीनें हैं जो सिर्फ सामान्य उद्देश्य के काम आ रही है। जैसे आपका लैपटॉप है, आपका जो PC होता है, पर्सनल कंप्यूटर जो है, ठीक है, और आप जो मोबाइल यूज़ करते हो, ठीक है, लैपटॉप जो है, तो वो सारे के सारे मशीनें जो है, डिवाइसेस जो है कंप्यूटर की, वो सारी किस कैटेगरी में आती है? हमारे जनरल पर्पज कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, और विशेष के अंदर कौन सी आएगी? जो नॉर्मल पीपल यूज़ नहीं करते। नॉर्मली ऐसे भी बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो नॉर्मल पीपल यूज़ नहीं करते हैं। अब अगर हम एग्जांपल में देखें तो जो नासा है, स्पेस एजेंसी जो है, नासा है, इसरो है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, लार्ज कंप्यूटर होते हैं, उनका यूज़ हर कोई नहीं करता। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। वो कैटेगरी कौन सी होती है? हमारी स्पेशल कैटेगरी होती है। ठीक है, तो 2 उद्देश्य के कंप्यूटर होते हैं अपने, एक तो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर होते हैं और एक अपने जनरल स्पेशल उद्देश्य के कंप्यूटर होते हैं, जिनको सिर्फ स्पेशल काम में ही यूज़ किया जाता है। जैसे अंतरिक्ष विभाग वगैरह के कंप्यूटर हो गए, ये जो मौसम विभाग वाले जो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, तो वो सारे कंप्यूटर हमारे स्पेशल उद्देश्य के कंप्यूटर में आते हैं। आगे बात करें संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो ये बताते हैं कि कंप्यूटर के इंटरनली यानी अंदर जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस हो रही है, वो किसके ऊपर बेस्ड है। यानी कुछ कंप्यूटर जो होते हैं ना, वो अलग तरीके से काम करते हैं, कुछ कंप्यूटर जो होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, तो उनके अलग अलग जो करने के तरीके होते हैं, उनके आधार पर भी हमने कंप्यूटर को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। पहला जो है हमारा वो है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? जिनके अंदर हम लोग जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो जब इनपुट लेते हैं तो तरंगों के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, जब वो आउटपुट देते हैं तो वो भी तरंगों के माध्यम से देते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वेव्स, तरंग। ठीक है,
इनको क्या करते हैं हम लोग, तरंगों के माध्यम से इनपुट लेते हैं, आउटपुट देते हैं। तो ऐसे सारे कंप्यूटर जो सिर्फ तरंगों के माध्यम से इनपुट लेंगे, तरंगों के माध्यम से आउटपुट देंगे, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है डिजिटल कंप्यूटर की। हमने जो देखे हैं नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो सारे डिजिटल हैं, एनालॉग बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन यूज़ होते हैं। हॉस्पिटल वगैरह के जो स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें एनालॉग कंप्यूटर काम में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एनालॉग कंप्यूटर भी काम में नहीं आते हैं। आगे बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो किस पे काम करते हैं, 0 या 1 पे। ऐसे कंप्यूटर जो 0 या 1 पे ही इनपुट लेते हैं, 0 1 पे ही आउटपुट देते हैं और 0 1 के अंदर ही प्रोसेस करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारा जो पीसी है वो इसी पे काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिस पे हम डिजिट पे काम करते हैं, 0 1 की डिजिट पे काम करते हैं, वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। अगला जो कंप्यूटर है हमारा वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन ये जो कंप्यूटर होता है वो इन दोनों की कैपेसिटी से बड़ा होता है और अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इनपुट एनालॉग भी ले सकता है, ये इनपुट डिजिटल भी ले सकता है, ये आउटपुट एनालॉग भी दे सकता है, ये आउटपुट डिजिटल भी दे सकता है। तो जिसको जैसे समझ में आता है वो वैसे इसमें आउटपुट पे प्रोसेस कर सकता है, तो ये दोनों काम कर सकता है। इस टाइप के कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। नॉर्मली जो ICU के अंदर हमारे सिस्टम लगे होते हैं, हॉस्पिटल में जो ICU टेबल होती है उसके ऊपर जो सिस्टम लगे होते हैं वो सारे हाइब्रिड में ही होते हैं, क्योंकि जो हमारी ब्लड प्रेशर रेट जो होती है वो एनालॉग सिग्नल जनरेट करती है, उसको भी मेजर करना होता है, वो इनपुट है। एज ए इनपुट एनालॉग सिग्नल एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको बिटवाइज नहीं, बिट्स में दिखाना पड़ता है, मीन्स डिजिट में दिखाना पड़ता है। तो ये जो एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर, वो दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, इनपुट एनालॉग भी ले सकता है, आउटपुट डिजिटल भी दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर देखें तो हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, छोटे बड़े बहुत आकार के हमारे पास कंप्यूटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर, हमारा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, छोटा, ठीक है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर जो है उसको हम लोग PC भी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म किसका है ये, PC, पर्सनल कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, अपना सेपरेट जो डेस्कटॉप होता है जिसपे नॉर्मली कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर सब अटैच करके जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो कौन सा होता है, हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो एक डेफिनेशन ये भी बनती है कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें कम से कम एक माइक्रो प्रोसेसर, अगर उसमें है, इसका मतलब वो माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर नॉर्मली क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसकी वजह से उसका नाम क्या रखा हमने, माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर के भी बहुत सारे प्रकार हैं जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो विस्तार से हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि मिनी कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर माइक्रो से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, प्लस ये अच्छी स्पीड देता है, ठीक है। लेकिन इसको यूज़ कम करते हैं स्टोरेज की वजह से इसको कम यूज़ किया जाता है, जबकि ये माइक्रो से बड़ा भी होता है। आकार में देखें तो ये क्या होता है, माइक्रो से बड़ा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेन फ्रेम की। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है उसमें लगभग हमारे पास 20 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। मेन फ्रेम में 20 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और ये स्टोरेज अच्छी देता है, ये स्टोरेज बहुत अच्छी देता है, इसलिए इसको वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे अपने सर्वर
सर्वर जो होता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे डेटा को रखना पड़ता है, तो वहाँ पर स्टोरेज की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है ना। तो वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाए। आकार की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर छोटा है, उससे बड़ा मिनी है, नाम पे मत जाना, ये माइक्रो से बड़ा है, ठीक है। मेन फ्रेम मिनी से भी बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर आता है वो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम हमने बहुत बार सुना है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक तरीके से देखें तो सुपर ही है, ठीक है। उसका यूज़ भी नॉर्मल चीज़ों में नहीं होता है, उसका यूज़ देखा जाए तो वो विशेष कार्यों के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। ये जो नासा, इसरो, स्पेस एजेंसीज जो है, ठीक है, और जितने भी अपने मौसम विभाग हो गया, जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी वर्क करने होते हैं हमें लार्ज एरिया पे, ठीक है, तो उनमें हमें क्या करना होता है, सुपर कंप्यूटर ही यूज़ करना होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत बिठानी पड़ती है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ जो होता है वो बड़े पैमाने पे होता है, बड़े इलाके में होता है, और इसका आकार जो होता है वो भी क्या होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ा, ठीक है। इनमें जो सीरीज़ मैंने लिखी है उनमें सबसे बड़ा जो आकार होता है वो किसका होता है, सुपर कंप्यूटर का ही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्यूटर के प्रकार से जुड़ा हुआ एक भाग, ठीक है। तो पहले भाग में हमने कंप्यूटर के प्रकार के 3 भाग पढ़े थे, संरचना के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। आकार के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और उनको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस टेबल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो आकार के आधार पर हमारा टाइप था वो था माइक्रो कंप्यूटर। पहला जो कंप्यूटर है हमारा वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो केस है इसमें अंदर वो ये कहता है कि कम से कम माइक्रो प्रोसेसर में एक माइक्रो प्रोसेसर होना ज़रूरी है। माइक्रो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर होना ज़रूरी है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या हुआ हमारा, एक सीपीयू। एक सीपीयू होना हमारे पास क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर सीपीयू नहीं होगा तो गणना वगैरह कैसे होगी, तो कम से कम एक होना चाहिए। साइज़ जो होता है इनका नॉर्मल साइज़ रहती है, ठीक है। और इनकी जो संग्रहण क्षमता होती है वो 2 GB से लेके 255 PB तक रहती है, ठीक है। मैं जो बात कर रही हूँ वो एक्सटर्नल संग्रहण की नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरनल की बात कर रही हूँ, ठीक है। इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 2 GB से ज़्यादा से लेकर 255 PB तक रहती है, ठीक है। इनका उपयोग किस कार्य में होता है, सामान्य कार्यों में, यानी आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, आपने अपना वीडियो बना लिया, अपना कोई फाइल बनानी, प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। ये जो नॉर्मल काम होते हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नॉर्मली अगर स्थान देखे जाए, इस टाइप के कंप्यूटर अगर हमें देखने हो कहीं पर तो बैंक वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है। स्कूल वगैरह में, ऑफिस वगैरह में, यानी कि एनीवेयर इस टाइप के कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर भी हमारे पास 4 प्रकार होते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, आकार के आधार पर, ये भी आकार के आधार पर। पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारा डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप जो होता है वो सेम है, बाकी कैपेबिलिटी तो सारी सेम है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो सारी सेम है, बस थोड़ा सा आकार का अंतर है। आकार की अगर बात करें तो डेस्कटॉप जो होता है उसका आकार जो होता है वो उतना ही होता है जितना एक डेस्क पर हम किसी चीज़ को रख सकें, ठीक है। तो यानी ऐसा कंप्यूटर जो एक डेस्क जितने आकार ले रहा है उस कंप्यूटर को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है वो उतनी साइज़ लेता है, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को उतनी जगह चाहिए एक डेस्क जितनी, तो उस वजह से उसको क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैं टाइप आपको बता रही हूँ ये चारों ही टाइप क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के भाग होते हैं, ठीक है। इनको माइक्रो कंप्यूटर ही कहते हैं क्योंकि इनमें प्रोसेसर जो होता है, इनके अंदर जो सीपीयू होता है वो एक ही होता है, तो इस वजह से इनको माइक्रो कंप्यूटर भी बोलेंगे, क्योंकि इनको आकार, इनकी जो जगह है रखने की वो सिर्फ एक डेस्क जितनी होती है, इसलिए इनका अलग से एक नाम और रखा गया है डेस्कटॉप, ठीक है। दूसरा जो प्रकार उसके अंदर आता है वो आता है लैपटॉप। लैपटॉप जो होता है उसके लिए भी सेम चीज़ है कि उसके अंदर भी क्या होता है, हमें कितनी जगह चाहिए, एक लैपटॉप को एक लैप में रखने, गोद में रखने जितनी जगह चाहिए होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, हमने लैपटॉप रखा गया। और बाकी सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर भी सेम है,
ठीक है। ऑफिस में, बैंक में, स्कूल में इससे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक अपना होता है पाम टॉप, ठीक है। पाम का मतलब क्या होता है? अपना हथेली, ठीक है। पाम का मतलब होता है हथेली, यानी ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर एक प्रोसेसर हो, ठीक है, जो उसमें इंटरनली काम करे और उसको सिर्फ एक हथेली में होल्ड करने जितनी जगह चाहिए, ठीक है। उस कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? पाम टॉप कहते हैं। क्लियर है? तो उस कंप्यूटर को हम लोग क्या करेंगे? पाम टॉप कहेंगे। आपको मोबाइल जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। अगला जो कंप्यूटर है हमारा वो है टैबलेट या फिर नोटबुक। नोटबुक जो होती है वो इसका दूसरा नाम जो है ना, हम लोग टैबलेट यूज़ करते हैं, यही ज़्यादा आम बोलचाल की भाषा में देखने को मिलता है। तो नोटबुक जो है उसको कितनी जगह चाहिए? सिर्फ एक नोटबुक कितनी सी होती है? छोटी सी होती है ना, नोटबुक की साइज़ का बिल्कुल उतनी साइज़ का ये कंप्यूटर होता है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? नोटबुक रखा गया है, ठीक है। इन सब में क्या होता है? एक एक प्रोसेसर ही होता है और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनकी सेम होती है। एक क्वेश्चन और इसमें देखने को मिलता है कि माइक्रो कंप्यूटर के इनमें ये जो प्रकार है इनमें वन हैंड हैंडल्ड कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है। एक चीज़ इसमें देखने को मिलती है, पूछ लेते हैं कई बार कि माइक्रो कंप्यूटर के ये एग्जांपल दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि इनमें से वन हैंड हैंडल्ड कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। तो वन हैंड हैंडल्ड का मतलब क्या हुआ कि आप उस कंप्यूटर को एक हाथ से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो। ऐसे कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? वन हैंड हैंडल्ड कहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं उसमें अपने पास 4 प्रकार है उसके, और उन 4 प्रकार में अगर हम देखें तो लैपटॉप को भी हम लोग ईजिली वन हैंड से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, पाम टॉप को भी ले जा सकते हैं, लैपटॉप ये टैबलेट को भी ले जा सकते हैं। तो ये तीनों ही कंप्यूटर क्या होते हैं? वन हैंड हैंडल्ड कंप्यूटर होते हैं, यानी एक हाथ से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन से होते हैं? अपने वन हैंड हैंडल्ड होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक डेस्कटॉप है जिसको आप एक हाथ से उठाकर इधर से उधर नहीं ले जा सकते, लेकिन पोर्टेबल तो ये भी होते हैं, ठीक है। अब देखो पोर्टेबल का मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको, कई बार देखने को मिल जाएगा आपको ये चीज़। पोर्टेबल देखो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। वो कंप्यूटर हमारे क्या कहलाते हैं? पोर्टेबल कहलाते हैं। अब बात करते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर की, ठीक है। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो से बड़ा होता है। आकार के हिसाब से अगर देखें तो माइक्रो से क्या है? बड़ा है। दूसरी चीज़, इसमें 2 से ज़्यादा और 20 से कम माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, यानी सीपीयू जो है वो हमारे पास 2 से ज़्यादा होंगे, एक नहीं होगा, 2 से ज़्यादा होंगे और 20 से कम होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतने ज़्यादा अगर हम सीपीयू लगाएंगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या होती है? माइक्रो से ज़्यादा होती है, ठीक है। आकार की बात करें तो वो भी माइक्रो से ज़्यादा होता है। संग्रहण की बात करें तो मैं यहाँ देखो एक्सटर्नल की बात नहीं कर रही, एक्सटर्नल स्टोरेज तो हम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जब बनाते हैं तो एक उसका इंटरनल स्टोरेज भी होता है कि स्टार्टिंग में उसको कितनी स्टोरेज दी गई है। तो वो स्टोरेज जो है वो मिनी कंप्यूटर की 4 पीपी से लेकर 40 XB तक होती है, ठीक है। ये एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे हम लोग, पीबी XB इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैसे करते हैं, ये मेमोरी वाले वीडियो में देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी यहाँ समझ लेते हैं कि संग्रहण क्षमता कितनी है? 4 पीपी से लेकर 40 EB तक होती है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर तेज़ गणनाएँ करनी है। ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा CPU लगा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर इनकी हमें ऐसी गणनाएँ करनी है जहाँ पर जल्दी गणनाएँ करनी है, तेज़ गणनाएँ करनी है, तो वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें कहाँ पर ये देखने को मिल सकते हैं तो कंपनी में, ठीक है। कोई बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर मिनी कंप्यूटर आपको स्पेशली देखने को मिल जाता है। मिनी कंप्यूटर की बहुत ही खास बात है शेयरिंग की, ठीक है। मिनी कंप्यूटर में बहुत ख़ास बात है शेयरिंग की, कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सीपीयू जो होता है ना, उसके अंदर सीपीयू आप समझिए कि हमारा कंप्यूटर जो है उसके अंदर
जो CPU कैबिनेट होता है उसके अंदर हमारा एक CPU लगा होता है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, है ना। तो यहाँ मिनी कंप्यूटर में हम लोग उस कैबिनेट के अंदर बहुत सारे CPU लगाते हैं और उन बहुत सारे CPU की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मॉनिटर उसमें जोड़ सकते हैं। कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो सबको एक एक CPU, सबको एक एक मॉनिटर देना तो पॉसिबल नहीं होता, तो सबको क्या किया जाता है, अलग अलग मॉनिटर दिए जाते हैं और उन सब के मॉनिटर के वायर सिर्फ एक ही CPU से ज्वाइंट कर दिए जाते हैं। तो उस टाइप से हम लोग मिनी कंप्यूटर को क्या यूज़ करते हैं, शेयरिंग में यूज़ करते हैं। कंपनी वगैरह में जो होता है ना, तो एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, अब उस एक प्रोजेक्ट को एक जगह ही सेव करना है, अलग अलग जगह सेव करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, शेयरिंग की जाती है। और शेयरिंग के लिए सबसे बेस्ट जो कंप्यूटर रहता है वो कौन सा होता है, हमारा मिनी कंप्यूटर होता है। आगे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है उसमें हमारा 20 से भी ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगाए जाते हैं। 20 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगाने का पर्पज़ क्या हुआ, पर्पज़ ये हुआ कि हमें और ज़्यादा स्पीड चाहिए, ठीक है, स्पीड हमें और अच्छी चाहिए, मिनी से बड़े होंगे। ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर है वही पोर्टेबल होते हैं, ये तीनों के तीनों जो कंप्यूटर है वो पोर्टेबल नहीं है, ठीक है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं तो इनको उठा के दूसरी जगह ले जाना इतना आसान नहीं है। तो सिर्फ एक माइक्रो कंप्यूटर ये है जो पोर्टेबल होते हैं और बाकी कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं होते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो मिनी से भी बड़े होते हैं, ठीक है, मिनी से भी बड़े होते हैं। और उनके अंदर हमने क्या किया है, 400 से भी ज़्यादा हार्ड डिस्क लगाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो जो मेन फ्रेम जो है ना उसको लाने का रीज़न ही यही था। रीज़न क्या था कि मिनी कंप्यूटर जो था स्पीड तो अच्छी दे रहा था, स्पीड तो कोई डाउट नहीं था, लेकिन उसमें क्या था, इतना अच्छा स्टोरेज नहीं आ पा रहा था। इंटरनली उसमें क्या किया गया, 400 से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगाई गई। हार्ड डिस्क लगाने का पर्पज़ ये था कि अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब ज़्यादा डेटा अगर स्टोर करना है इसका मतलब इसका यूज़ भी कहाँ होगा, जहाँ ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, ठीक है। तो अधिक स्टोरेज में इसका यूज़ किया जाता है। और अगर इसको देखना चाहें तो सर्वर जो मोस्टली जो सर्वर होते हैं, गूगल का सर्वर हो गया, क्रोम का सर्वर हो गया, ठीक है, जितने भी सर्वर हैं हमारे, उनके लिए हम लोग कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्वर के लिए मोस्टली वर्क स्टेशन जो होते हैं, लार्ज वर्क स्टेशन जो होते हैं, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा मेन फ्रेम यूज़ करते हैं। अगला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है नाम से ही सुपर है अपना, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, अपने 200 और 300 से भी ज़्यादा क्या किया जाता है, उसमें CPU लगाए जाते हैं। अब इसका भी एक रीज़न है कि अब हमें स्पीड जो है वो और भी फास्ट चाहिए। अब जो स्पीड हमें चाहिए वो क्या चाहिए, और भी ज़्यादा फास्ट चाहिए। ये क्या होते हैं, मेन फ्रेम से भी बड़े होते हैं, यानी आकार में सबसे बड़े जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं, अपने सुपर कंप्यूटर ही होते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम से भी बड़े हैं। इनमें क्या किया जाता है, हार्ड डिस्क इससे भी ज़्यादा लगाई जाती है, 500 से 700 तक इसकी हार्ड डिस्क चली जाती है, ठीक है। हार्ड डिस्क इसकी चली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हार्ड डिस्क लगाई जाती है। और इसका उपयोग भी वहाँ किया जाता है जहाँ अत्यधिक तेज़ गति से हमें आउटपुट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है ना। मान लेते हैं कि सैटेलाइट से कोई सिग्नल आ रहा है, ठीक है, अब उसकी फ्रिक्वेंसी मापनी है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हमें फ्लुएंटली मापनी है, इतनी जल्दी मापनी है ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी हमें गणना करके बता सके कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है। ज़्यादातर इसका उपयोग अंतरिक्ष केंद्रों में, मौसम विभाग वाली जगहों पे, ठीक है ना, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन वाला काम होता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाना, अनुसंधान केंद्रों में, ठीक है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है, जिसमें हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा, मिनी कंप्यूटर पढ़ा, मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा, सुपर कंप्यूटर पढ़ा, ठीक है। तो इनमें जो मेन चीज़ें जो आती है अपने क्वेश्चंस में वो हमने डिस्कस की एक चार्ट के माध्यम से, एक इजी वे में,
ठीक है। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर भूलिए मत कि पोर्टेबल जो होती है वो सिर्फ ये माइक्रो कंप्यूटर होता है, और बाकी जो तीनों ही कंप्यूटर हमारे होते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते हैं, यानी वो बहुत भारी होते हैं, एक जगह फिक्स हो जाए उसके बाद उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।